कैसे हैं आप सब। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य का एक परिचय, एक पृष्ठभूमि तैयार की पार्ट फर्स्ट से। अब हम वास्तव में विजयनगर कैसे बना, इसके प्रणेता कौन थे, किन के प्रयासों से बना और कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, उनकी उपलब्धियां क्या थी, इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए उत्तर भारत की बात की जाए, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसका निर्माण कब हुआ। 1336 ईस्वी, ठीक, में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की। थी। अब यदि देखा जाए 1336 में उत्तर भारत में किसका शासन था, तो 1336 यानी 1206 से 1526 ईस्वी, इसके अंतर्गत शासन जो चल रहा था उसका नाम था दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसके बाद आ जाता है मुगल। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1336 ईस्वी में एमबीटी शासक था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, इसको पागल या सनकी भी कहा जाता है। इसको पागल या सनकी शासक भी कहा जाता है। इसकी 2-3 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं, जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, द्वाब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर देना। ये सारी व्यवस्थाएं समय से बहुत आगे थी और बहुत ही क्रांतिकारी सोच का परिणाम था ये, लेकिन इसकी सफलता नहीं मिल सकी, ये सफल नहीं हो सकी इसकी योजनाएं। इस कारण इतिहासकार इसको अतिवादी या पागल अथवा सनकी कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा संचालित की गई व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वर्तमान समय में भी लोगों के द्वारा अपनाई जा रही हैं। चाहे वो सांकेतिक मुद्रा हो, आज रुपया एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में हमारे हाथ में होता है। राजधानी परिवर्तन, विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि असुविधा के कारण राजधानियों का भी परिवर्तन किया जाता है, और करों की वृद्धि तो आम बात है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो इसकी विफल रही थी, जिसके कारण इतिहासकार इसको पागल या सनकी कहते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं आज भी वर्ल्ड या दुनिया के कई देश अलग अलग रूपों में अपना रहे हैं। इसलिए इसको पागल या सनकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रियान्वयन में थोड़ी सी लापरवाही या गड़बड़ी के कारण इसकी व्यवस्थाएं असफल हो गई, इतना जरूर माना जा सकता है। तो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ का शासक था। इसके शासन का जो अंतिम वर्ष था उसमें विद्रोह आरंभ हो गए। ठीक, ये वारंगल, आपने देखा वारंगल, मैंने मैप में बताया था, वारंगल के जो शासक थे काकतीय शासक, यहाँ पर हरिहर व बुक्का, ये और ये दोनों यहाँ पर सामंत थे। सामंत यानी शासन व्यवस्था को संचालित कराने में मदद करने वाले, सहयोग करने वाले, या ये समझ लीजिए कि भूमि का एक टुकड़ा इनको दे दिया जाता था, जिस पर जनता से कृषि कार्य आदि करवाते थे, जनता को लगान के रूप में उससे पारितोषिक प्राप्त करते थे और उसका आवंटन भूमि का करते थे। ये सामंत होते थे। बाद में कुछ समय बाद ये काम्पिल्य राज्य के, काम्पिल्य एक राज्य था उड़ीसा के पास, के मंत्री बन गए।
ठीक, काम्पिल के मंत्री बन गए। एक मिनट, ठीक, ये काम्पिल राज्य के मंत्री बन गए। अब इसके बाद की स्थिति कैसे बनी, ये यहाँ पर मंत्री हैं और फिर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, ये परिस्थितियां कैसे बनी इसी को हमें समझना है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। इनके कालखंड में शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये कहाँ पर थे? ये कास्कीय शासक जो थे वारंगल के, उनके यहाँ पर सामंत का कार्य करते थे। बाद में काम्पिल राज्य में मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद 1336 में इन्होंने अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस साम्राज्य की स्थापना के पीछे इनको प्रेरणा कहाँ से मिली उसको देखते हैं हम लोग। एक हिंदू संत थे विद्यारण्य, ठीक, विद्यारण्य जो थे इन्होंने प्रेरणा प्रदान की इन दोनों भाइयों को, ठीक, ये दोनों भाई जो हैं इनको प्रेरणा प्रदान की विद्यारण्य ने। और इनका कहना था कि आप दोनों यानी ये दोनों भाई एक साम्राज्य की स्थापना कीजिए, स्थापना करें। और जब यह स्थापना का उद्देश्य इन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ये रखिए कि हमें दक्षिण भारत के हिंदुओं को मुस्लिम आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करनी है, ठीक। यानी कि विद्यारण्य जो है एक संत हैं, इन्होंने हरिहर और बुक्का को प्रेरणा प्रदान की कि आप एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कीजिए जो हिंदू साम्राज्य हो, हिंदुओं के संरक्षण का राज्य हो, और उसी सूत्र को लेकर ये आगे बढ़े और दक्षिण भारत के हिंदुओं को मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर और बहमनी। तो ये विजयनगर हम लोग पढ़ रहे हैं, विजयनगर था। तुंगभद्रा नदी, ये जो विजयनगर है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसाया गया नगर था। इसके बाद यहाँ पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, लेकिन जो सबसे पहला वंश था वो था संगम वंश जो था वो हरिहर व बुक्का के द्वारा स्थापित राजवंश था, ठीक। संगम इनके पिता का नाम था और इसीलिए इनके द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई उसको संगम वंश कहा गया, ठीक। अब यहाँ पर हमने इतना परिचय प्राप्त कर लिया है कि विद्यारण्य एक संत होते हैं जो हिंदुओं के संरक्षण की बात करते हैं तथा हरिहर और बुक्का को ये प्रेरणा प्रदान करते हैं कि आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षित किया जा सके, ऐसा ये कहते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में विजयनगर, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक एक जो है साम्राज्य है, छोटा सा राज्य, उसकी स्थापना करते हैं। और फिर उसका जो विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिणत हो जाता है। इस संपूर्ण साम्राज्य पर 5 राजवंशों ने शासन किया, उसको हम लोग क्रमवार देख रहे हैं। इसमें कृष्णदेव राय भी मिलेंगे जिनका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया है कि भारत में उस समय सबसे प्रतापी शासक कोई था तो कृष्णदेव राय थे।
कृष्णदेव राय इसी विजयनगर साम्राज्य में आगे मिलते हैं हमको। तो आइए हम राजवंशों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा मूल तथ्य है, जो हमारी बुक का, जो हमारी जो है पुस्तक का मूल सार है, जिस पर हमको पढ़ना है, जिसको देखना है, उसको आगे हम बढ़ाते हैं। ये तो हमारा एक सामान्य परिचय है विजयनगर के बारे में, ताकि उस साम्राज्य को समझने में हमें कोई असुविधा न हो। ठीक, तो आइए सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में वंशावली, जो वंशावलियां रही हैं, सबसे पहले संगम वंश ने यहाँ पर शासन किया है 1336 से 1486 तक। 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक। ठीक, ये संगम वंश का शासन रहा है। इसमें कुल 7 शासक हुए हैं। पहला है हरिहर प्रथम, उसके बाद आते हैं बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, हरिहर सेकेंड, फिर उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन के बाद आते हैं हमारे विरूपाक्ष। ठीक, ये है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें। ये हमारे इसके शासक हुए जो 1336 से लेकर 1486 तक इन्होंने शासन किया। ये हो गया हमारा संगम वंश, विजयनगर का पहला राजवंश। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है सुलू वंश का जो शासन काल रहा है वो 86 से लेकर 1486 से 1505 ईस्वी तक रहा है। ये इनका शासन काल रहा है। इसके अंतर्गत कुल 3 शासक हुए हैं, नंबर 1, 2 और 3। पहले हैं नरसिंह और तिम्मा राय। दूसरे हैं तिम्मा राय। पहले हमारे कौन हुए? नरसिंह हुए हैं, दूसरे हैं तिम्मा राय और तीसरे हैं इमादी नरसिंह। ठीक, इमादी नरसिंह है। ये हमारे 3 शासक हुए हैं सुलू वंश के। ये दूसरा राजवंश रहा है हमारा, चला है कब तक? 1505 तक। उसके बाद हम तीसरे में आते हैं। तीसरा हमारा है तुलु वंश। कभी कभी इसका जो कालक्रम है वो पूछ लेते हैं कि हरे संगम, फिर तुलु और सुलु, इनका सबका एक मिक्सअप दे दिया और पूछ लिया कि क्रमवार कौन सा सही है। 4 दे दिए, एक में मिक्स है, दूसरे में मिक्स है, तीसरे में मिक्स है और चौथे में सीरियल ऑर्डर में लिखा हुआ है कि किसके बाद कौन आया है। तो ऐसे में कभी कभी इसका क्रमवार पूछ लेते हैं व्यवस्थित करने के लिए, तो वो भी याद रखिएगा। क्योंकि इसके जो शासक मैं बता रहा हूँ, शासक आपकी जानकारी के लिए है कि आप कभी सुनिए तो आपको डर ना लगे। आगे की कक्षाओं में आप जाइए तो आपको जब ये नाम सुनाई पड़े तो आपने कहा आपको ये ना लगे कि हमने विजयनगर तो पढ़ा लेकिन ऐसा नाम कभी नहीं सुना था। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये बहुत ही डीपेस्ट है, लेकिन इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अगर इतिहास में अगर आपको इंटरेस्ट है, इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो इसको जानना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि आप आज मैं विजयनगर पढ़ा दूं, पढ़ने के बाद आप कल जाइए किसी आगे कहीं किसी क्लास में और वहां पर कुछ नए नाम आपको मिल जाए तो आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़ के आए थे लेकिन मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ के आए थे। तो ऐसी स्थिति ना हो, जब आप सुने तो आपको लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए थे कुछ ढंग का। क्योंकि यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा वर्क आज हम कर लेंगे आगे हमको उतनी आसानी मिलेगी, क्योंकि काफी लोग एक्स्ट्रा वर्क करके नहीं आए होंगे और फिर जब वो हमसे मिलेंगे तो पिछड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये हमारा अगला है तुलु वंश। तुलु वंश में हमारे
कुल 5 शासक हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर इसकी बात की जाए तो कब से शुरू हुआ होगा, 1506 से 1505 तक चला, तो 1506 से या 1505 से शुरू हो सकता है और चलता है 1570 ईस्वी तक। ये हमारा तुलु वंश 1506 से 1570 ईस्वी तक चलता है। इसमें हमारे 5 राजवंश हैं। वीरन सिंह, वीरन सिंह आते हैं पहले शासक। तुलु वंश की अगर पूछा जाए वीरन सिंह का संबंध किस साम्राज्य, किस शासन वर्ग से है या किस राजवंश से है, तो वीरन का संबंध तुलु वंश से है। उसके बाद कृष्णदेव राय, यही है वो जिनका उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा में करता है। कहता है कि भारत में उनसे ज्यादा शक्तिशाली शासक उस समय कोई दूसरा नहीं था, कृष्णदेव राय। उसके बाद आते हैं अच्युत देव, ये इस समय के तीसरे शासक होते हैं, अच्युत देव। उसके बाद चौथे जो आते हैं वह है वेंकट प्रथम, ये आपके फोर्थ हैं। और जो फिफ्थ हैं, जो 5वें शासक हैं, वह है सदाशिव। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि तुलु वंश जो हमारा तीसरा राजवंश रहा है, तीसरा शासनकाल का क्षेत्र रहा है, इसमें 5 शासक हुए हैं। और चौथा है आरविडु वंश। आरविडु वंश, ठीक। ये आरविडु वंश में कुल हमारे 7 शासक हुए हैं, 7 शासक हुए हैं। इनमें पहले हैं जिनका जो शासन काल रहा है वो मैं बता देता हूँ। 1570 से शुरू होता है और 1649 तक जाता है, 1649 ईस्वी तक जाता है। उसके बाद साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य का पतन हो जाता है, साम्राज्य का समापन हो जाता है और क्षेत्रीय जो प्रांतीय शासक उदित होते हैं वो इस पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय तक इसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य हो गए थे, जिनके बस की बात नहीं कि सुरक्षा प्रदान कर पाना अपने साम्राज्य को। तो क्या हुआ, सारे क्षेत्रीय लोगों ने इनके साम्राज्यिक विस्तार पर कब्जा कर लिया और इनका साम्राज्य समाप्त हो गया। तो इसमें जो पहले शासक हैं वह है तिरुमल, पहले हैं। और उसके बाद दूसरे शासक आते हैं श्रीरंग। अब कभी ऐसा ना हो कि आपको श्रीरंग नाम सुनाई पड़े फिर आप कंफ्यूज हो जाए, श्रीरंग तो मैंने सुना ही नहीं, ऐसा ना हो, नहीं होगा आपके साथ। आप जो विजयनगर ब्राह्मणी पढ़ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको डीपेस्ट तक बताऊंगा। समझना ना समझना आपका काम है। आप चाहे तो आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको इंटर में जरूरत है, और आप चाहे जितना पढ़ लीजिए जो आपके हमेशा काम है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सबको इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि आपको हमेशा काम है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। श्रीरंग के बाद वेंकट सेकंड, वेंकट द्वितीय, और फिर चौथे हैं श्रीरंग द्वितीय, श्रीरंग सेकंड आ जाते हैं। और 5वें शासक जो आते हैं वो है रामदेव। ये बाबा रामदेव पतंजलि वाले नहीं, ये रामदेव दूसरे हैं। ये रामदेव जो है उनका जन्म हुआ था, ये शासक रहे हैं 1614 से 1630 तक। यही है इस कालखंड में सबने थोड़ा थोड़ा बांट के शासन किया, जिसका समय तो जो किया। छठा जो है ये फिर वेंकट तृतीय आते हैं, वेंकट तृतीय। फिर 7वें जो शासक आते हैं वो है श्रीरंग तृतीय, श्रीरंग थर्ड, वेंकट थर्ड और श्रीरंग थर्ड। इस तरह से इतने शासक तो इस साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक, कौन कौन से तो बता दूं, संगम के बाद सुलु, उसके बाद तुलु वंश, ठीक, और उसके बाद आरविडु वंश।
उसके बाद आर विडू। ठीक, इनका एक बार कालक्रम अगर देखें फिर से तो 1336 से 1486, 1486 से 1505, 1505 से 1505 से 1570, 1570, 1570, 1570 से 1649 ईस्वी 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 ईस्वी। ठीक, सातों की गिनती की जाए तो 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 3 उसके बाद में 5 और उसके बाद में 7। ठीक, तो इतने शासकों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, इतने राजवंशों ने शासन किया और इस कालक्रम में किया। इस तरह से हमने देखा कि विजयनगर की स्थापना का कारण या उद्देश्य क्या था, संस्थापक कौन थे और कितने शासकों ने शासन किया। यानी कहने का मतलब है कि इतना लंबा कालखंड रहा है, यानी एक बहुत विस्तृत साम्राज्य का विकास हुआ होगा इस कालखंड में, क्योंकि एक लंबे समय तक कोई शासन प्रक्रिया जब चलती है तो निरंतर वो विकास करती है। अगर इस साम्राज्य का पतन हो जाता, दूसरा साम्राज्य विकसित हो जाता तो शायद उन्नति की उतनी अपेक्षा न होती, लेकिन ऐसे में क्या है कि लंबा कालखंड चला तो उन्नति की अपेक्षा अधिक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको, आगे से हम लोग अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग जैसे टॉपिक दिए हैं। थैंक यू।